कश्मकश अंतिम भाग। धीरे धीरे विशाल के पिताजी ठीक होने लगे। अब विशाल अक्सर अपर्णा से नज़रें चुराकर इधर उधर अपना समय व्यतीत करने लगा। अपर्णा को महसूस हुआ कि कोलकाता में कुछ तो हुआ, जिसके बाद विशाल के व्यवहार में ये बदलाव आया। अब जब भी विशाल का मोबाइल रिंग करता तो मोबाइल लेकर छत पर चला जाता, घंटों बातें करते रहता। पूछने पर बोलता कि करण से बात कर रहे थे, ऑफिस का कुछ काम था। अपर्णा थोड़ा चिंतित रहने लगी, सोच रही थी आखिर क्या बात है। सरला जी अपर्णा से पूछी, बेटा क्या बात है, तेरा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों है। अपर्णा सरला जी को बताई कि जब से विशाल कोलकाता से लौट कर आए हैं तब से उनका व्यवहार कुछ बदला बदला लग रहा है। सरला जी बोली, मैं भी इस बात को महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुमसे जिक्र नहीं की। शाम को विशाल ऑफिस से आया और आते ही अपना बैग समेटते हुए बोला, माँ मुझे ज़रूरी काम आ गया है, कोलकाता जाना पड़ेगा। सरला जी पूछी, क्या काम है। माँ ऑफिस का काम है, अब सब कुछ तो तुम्हें नहीं बता पाऊँगा ना। उसकी माँ बोली, अपर्णा को भी अपने साथ लेते जाओ। माँ अपर्णा वहाँ क्या करेगी। अरे घूमेगी फिरेगी, हमारे और अपने लिए खरीदारी करेगी। अपर्णा तुम ही समझाओ माँ को, मैं दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहूँगा, तुम बोर हो जाओगी। पर सरला जी उसकी बात नहीं मान रही थी। जिद करते हुए बोली, तुम्हें इसकी ज़रा भी चिंता नहीं है। विशाल चिढ़ते हुए बोला, चलो, लेकिन ये मत कहना कि मुझे समय नहीं दिए। मैं होटल में रहकर बोर हो गई, चलो अपना सामान समेटो। अपर्णा सरला जी और विशाल के नोक झोंक में बीच बचाव करते हुए बोली, माँ ये सही तो कह रहे हैं, मैं वहाँ क्या करूँगी, और यहाँ आप और पापा जी भी अकेले हो जाएंगे। फिर विशाल से बोली, आप निश्चिंत होकर निकलिए, मैं आपके साथ फिर कभी चलूँगी। विशाल के निकलने के बाद सरला जी अपर्णा का हाथ पकड़कर हॉल में बैठ गई। उसे समझाते हुए बोली कि कभी भी अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। अपर्णा सरला जी का हाथ को सहलाते हुए बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात, ज़बरदस्ती किसी को अपने पास नहीं रखा जा सकता। अपर्णा सरला जी को तो समझा दी, लेकिन अकेले में उसकी आंख आंसुओं से भर गई थी। उधर विशाल कोलकाता पहुंच गया। होटल में अपना सामान रखने के बाद अर्पिता से मिलने पहुंचा। विशाल जब अर्पिता से मिलने वहां गया तो वो वहां नहीं थी। उसको फ़ोन लगाया तो वो बताई कि उसे किसी दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। विशाल ने उसे हिदायत दिया कि तुम अपना फ़ोन का आवाज़ कम कर दो और हमेशा ऑन ही रखना। मैं पहुंचता हूं। फिर विशाल पुलिस की मदद से अर्पिता को ढूंढने निकला। उसका मोबाइल ऑन रहने के वजह से पुलिस उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो गया जहां अर्पिता को बंद करके वे लोग रखे थे, और अर्पिता को विशाल पुलिस की मदद से छुड़ा लिया। अर्पिता विशाल को देखते ही उससे लिपट कर रोने लगी। पुलिस विशाल को धन्यवाद दे रहे थे क्योंकि अर्पिता के साथ और बहुत सी लड़कियां उस गंदगी से बाहर निकल पाई। विशाल बोला, सर मैंने आपकी मदद नहीं की, बल्कि आपने मेरी मदद की। आपके मदद के बगैर मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। फिर वहाँ से अर्पिता को लेकर होटल पहुँचा। होटल में एक दूसरा कमरा लिया जहाँ अर्पिता को ठहराया। दूसरे दिन लौटने के लिए शाम का ट्रेन था, इसलिए पूरा दिन दोनों साथ घुमा फिरा, एक दूसरे से बातचीत किया, और शाम की ट्रेन बैठकर वो लोग वापस अपने शहर पहुँच गए। अब ये समस्या था कि अर्पिता को कहाँ ले जाएं, क्या करें। तभी उसे अपना मित्र करण याद आया और अर्पिता को लेकर करण के फ्लैट पर पहुंचा, क्योंकि करण अकेले रहता था। करण जब उन दोनों को साथ देखा तो उसका होश उड़ गया। अर्पिता को कमरे में बिठाकर विशाल से बोला, चलो मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और उसका हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चला आया। उससे पूछा, तो ये है तुम्हारा ऑफिस का काम, कोलकाता वाला।
तुम क्यों इन सब झंझट में फंस रहे हो? तुम इतना बड़ा बात मुझसे छुपाया? विशाल बोला। तुम सब मिलकर भी तो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखा। करण बोला। उस समय हमें जो सही लगा वो हमने किया, लेकिन तुम ये गलत कर रहे हो। मुझे छुपाना पड़ा। फिर विशाल ने करण को अर्पिता का बीती सुनाया, जो जो उसके साथ कोलकाता में हुआ। ये सब सुनकर करण विशाल को सलाह दिया कि तुम भाभी को सब कुछ बता दो, फिर जैसा वो निर्णय लेगी वही सही होगा। विशाल बोला, नहीं, निर्णय तो मैं लूँगा। अपर्णा और अपर्णा के परिवार वालों ने मुझे धोखा में रखा, और तो और मेरे माता पिता भी मुझे कुछ नहीं बताया। और तुम मेरे दोस्त बनते हो, पर तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। करण बोला, नहीं यार, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन आंटी ने मना किया, क्योंकि तुम शादी करना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से शादी को तैयार हुआ था। जब तुझे पता चलता कि लड़की घर छोड़कर चली गई है जिससे तुम्हारा शादी हो रहा है, तो तुम शादी के नाम से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा। ये सुनकर मैं आंटी का बात मान गया। और अपर्णा भाभी तो कितनी अच्छी है, अगर कुछ गलत रहता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। पर विशाल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अर्पिता का ख्याल रखने बोल करण के घर से निकला। घर पहुंचा तो शाम हो चुका था। विशाल की माँ उसके पिताजी को लेकर पास वाले पार्क में गई हुई थी। अपर्णा घर में अकेली थी। विशाल को मौका मिल गया अपर्णा से बात करने का। विशाल बोला, तुम और तुम्हारे परिवार वाले मुझे धोखे में रखी, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, और फिर उसे कोलकाता वाली सारी बातें बताया। अर्पिता को वहाँ से निकाल कर मैं यहाँ लाया हूँ। ये सुनकर अपर्णा का आँख भर आया और वो बोली, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने उस समय जो फैसला लिया वो गलत था और आपके साथ गलत हुआ, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसमें इतना चीखने चिल्लाने का कोई बात नहीं है। तब तक उसकी माँ घर आ चुकी थी और उसके दरवाजे पर ही सारी बातें सुन रही थी। इन सब बातों को सुनकर उसकी माँ कमरे में प्रवेश की और विशाल के गाल पर एक झटनाटेदार थप्पड़ जड़ दी और बोली, तुम ऐसी लड़की के लिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर ऐसा कदम उठाई और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। अब भी ये सब जानकर कि उसकी छोटी बहन के साथ तुम्हारी शादी हुई है, तब भी अपनी बहन के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोच रही है कि कैसे दलदल से निकल कर तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी जी सकूं। दूसरी ओर ये जो सिर्फ अपने परिवार और हमारे बारे में सोचकर तुमसे शादी को तैयार हो गई और आज भी अपनी बड़ी बहन की हालत के बारे में जानकर तुम्हारी ज़िंदगी से जाने को तैयार हो गई, इसकी अच्छाई तुम्हें नहीं दिख रहा। माँ का थप्पड़ विशाल की आंखें खोल दी और वो अपर्णा से माफ़ी मांगा। इंसानियत के नाते दोनों मिलकर अर्पिता की ज़िंदगी को संवारने का फैसला लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।